सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक व्याख्यान सुनाने जा रहा हूं। यह विषय है काल, समय। अभी तक विज्ञान किसी ठोस निष्कर्ष पर इस विषय पर नहीं पहुंच पाया है, यानी इस विषय पर शोध निरंतर जारी है। और जो दार्शनिक हैं उन्होंने भी इस विषय पर बहुत कुछ कहा है, परंतु वे भी विवाद रहित नहीं हैं, यानी उनके निष्कर्ष पर भी अंगुलियां उठाई जा रही हैं। और धर्मशास्त्र, सनातन धर्म के जो धर्मशास्त्र हैं वे भी इस विषय पर कुछ कह रहे हैं। तो अब हम लोग इन तीनों तरह के जो दृष्टिकोण हैं उनके ऊपर कुछ दृष्टिपात करेंगे। अमूमन हम लोग समय को किस तरह से आंकते हैं और समय क्या है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। कुछ लोग समय को एक सिद्धांत मानते हैं और कुछ लोग समय को एक मस्तिष्क की याददाश्त मानते हैं। चेतना मानते हैं कि हम अपनी चेतना से कुछ महसूस करते हैं। और कुछ लोग यह मानते हैं, विशेषकर धर्मशास्त्र हमारे ये मानते हैं कि यह काल जो है वह एक द्रव्य है। अब जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, हम सभी के दिमाग में, कि आखिर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं इस अस्तित्व में, ये जो घटनाएं हैं ये आपस में कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार से संबंधित तो है ही, और इनके बीच तारतम्य तो है ही। तो जो तारतम्य है उनको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे आंक सकते हैं? स्पेस को तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करके किसी स्थान विशेष को हम लोग आंक लेते हैं, और समय के लिए हम लोगों ने घड़ियां बनाई हुई हैं। अब ये घड़ियां भी कई तरह की घड़ियां, जैसे पहले बालू घड़ी भी बनाई जाती थी कि कितने बालू जो हैं गिरते हैं कितने समय में, और उसका दर निर्धारित कर दिया जाता था कि इतने से फिक्स समय में वे गिरेंगी। उससे हम लोगों को कुछ काल का पता चलता था। तो ये काल की जो गणना है
जिससे हम बालू से घड़ी से गिन लेते हैं। उसी तरह से फिर जो है हम सौर घड़ी बना लिए, यानी सूरज के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो हम लोगों ने पाया कि एक निश्चित आवृत्ति में ये घटना घट रही है, यानी ये प्राकृतिक रूप से रिपीटिशन हो रहा है, यानी इस समय की गणना करने के लिए एक जो है रिपीटिशन हो रहा है, दोहराव हो रहा है। तो किसी घटना के दोहराव को हम एक स्केल जैसा बना सकते हैं। तो हमने सौर घड़ी बना लिया कि पृथ्वी कैसे कैसे चक्कर लगा रही है सूरज के, और फिर चंद्रमा का संदर्भ हमने देख लिया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा का चक्कर को हमने देख लिया, उसका भी देखा कि इसका भी टाइम करीब करीब फिक्स ही है। उसके जो टाइम में जो लैगिंग आ रही है, थोड़े बहुत तो गलतियां होती हैं इसके दोहराव में, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की जो त्रुटि आती है। तो उसके आधार पर हम लोगों ने फिर उसको एडजस्टमेंट हर साल कुछ किया, 4 साल में कुछ किया, इस तरह से एक हम लोगों ने कैलिब्रेशन कर दिया, और फिर वह जो है समय हम लोग आंकना शुरू कर दिए। लेकिन इनमें भी चूंकि दोस्त थे, इसीलिए और हम लोगों ने सूक्ष्म गणना शुरू कर दी। तो जैसे आप देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर में जो है सौर घड़ी बनी हुई है, जिसे सूरज का पृथ्वी और चांद के संदर्भ में जो छाया पड़ती है, तो उस छाया के हिसाब से वहाँ के स्केल बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से आंकते थे लोग। लेकिन यह बदल जाता है मौसम के अनुसार से, क्योंकि मौसम में भी बदलाव हो रहे हैं। सिर्फ सूरज पृथ्वी चांद में तो बदलाव हो रहे हैं, कई तरह से बदलाव होते हैं इस अस्तित्व में। और जब उसमें हमें परेशानी हुई आंकने में, तो फिर हम लोगों ने वो पेंडुलम बनाया। लेकिन पेंडुलम में भी देखा गया कि कुछ हवा का प्रभाव पड़ जाने से या तापमान का प्रभाव पड़ जाने से उसमें बदलाव कुछ हो जाते हैं, यानी वो अभी सटीक जो है समय का आकलन नहीं दे पा रहा था। फिर हमने और सूक्ष्म घड़ियां बनाई, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक बनाए, एटॉमिक क्लॉक बनाए, क्वार्ट्ज क्लॉक बनाए। तो ये क्वार्ट्ज क्लॉक जो है, तो उससे देखे कि भाई किस तरीके से जो क्वार्ट्ज के जो क्रिस्टल हैं वो किस तरह से फ्रीक्वेंसी देते हैं। उस आधार पर हम लोगों ने वो घड़ियां बना दी। एटम के आधार पर भी घड़ियां बना दी कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने जो लेवल है, एनर्जी लेवल में बदलाव करता है। तो उसके आधार पर हम लोगों ने देख लिया कि इसका जो रेडिएशन आता है तो वह करीब करीब जो है स्टेबल टाइप का होता है। तो हम लोगों ने एटॉमिक क्लॉक बना दिया, जिसके ऊपर हम लोग ज़्यादा भरोसा आजकल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। और जो क्वार्ट्ज है तो वह भी एक अर्थ में हो जाता है कि 32,760 बार वो क्रिस्टल उसका जो क्वार्ट्ज का वाइब्रेट करता है पर सेकंड। तो उसके आधार पर हम लोगों ने कर दिया कि ये क्वार्ट्ज का भी टाइम स्टेबल जैसा ही है, परंतु पूरा स्टेबल नहीं हो पाता है, टेम्परेचर के डिफरेंस से उसमें अंतर आ जाना है। और उसी तरह से एटॉमिक क्लॉक में भी कुछ अंतर आ जाना है। हालांकि एटॉमिक क्लॉक जो है कुछ ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि उसको जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन को ले जा करके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर लेज़र के जरिए उसको अलग करके और वहाँ पर जो है स्टेबलाइज कर देते हैं, तब फिर सेट हो जाता है वह, जिससे कि वो करीब करीब सही देता है। परंतु इसके बावजूद भी अब प्रश्न यह उठता है कि जो भी रेडिएशन निकलते हैं जिसके आधार पर हम आंकते हैं,
तो वह रेडिएशन कितना ज़्यादा सूक्ष्म गति से कर रहा है, तो वह जो सूक्ष्म गति से कर रहा है उस रेडिएशन का अगर हम लोग निकालना चाहें, उसके संदर्भ से हम लोग तो बाहर का तो आकलन कर रहे हैं, लेकिन उस रेडिएशन के भीतर का भी आकलन कर रहे हैं, तो वह कैसे आकलन कर पाएंगे? उसकी घड़ी कौन सी होगी? अब जैसे अब आइंस्टीन हैं, वो बतलाते हैं कि भाई स्पीड जो है लाइट की, तो उस स्पीड से अगर चलेंगे तो टाइम जो है वहाँ पर जीरो जैसा हो जाएगा, समय की चेतना वहाँ पर नहीं रह जाएगी। लेकिन समय तो रहेगा ही ना, क्योंकि जो फोटोन का जो वाइब्रेशन है, फोटोन की जो गति है, तो उस गति को भी हम फिर किसी चीज़ से आंकेंगे ना, तो वो कैसे आंकेंगे? फिर उनके भीतर का जो वाइब्रेशन है उसके कैसे आंकेंगे? अब वहाँ पर फिर क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो क्लॉक हमारे लोग पास हो ही नहीं सकती है उतनी सूक्ष्म, वो तो हम लोग अभी डिजाइन ही नहीं की। लाइट के जरिए दूसरे को हम लोग तो आंक रहे हैं, लेकिन स्वयं लाइट के भीतर के जो हैं, भीतर की घटनाएं जो लाइट के भीतर की हैं, उनको हम कैसे आंकेंगे? किस घड़ी से आंकेंगे? और फिर जिनको जिस घड़ी से आंकेंगे, फिर उनके भीतर जो होगा वो किस घड़ी से आंकेंगे? तो एक प्रश्न यह उठता चला जाएगा और अंत में ऐसा लगेगा कि यह जो है, हम वास्तव में हम समय को नहीं पकड़ पा रहे हैं। समय जो है, इससे तो ऐसा प्रतीत हो जाएगा कि किसी कोई पैच में है, वो अलग थलग पड़ा हुआ है ऐसा, लेकिन ऐसा तो समय है नहीं। अब एक के जरिए एक दो घटनाएं घट रही है, तो उन दो घटनाओं के जरिए जो हम एक समय निकाले हैं, उसके आधार पर विश्व के पूरे ब्रह्मांड की जो सारी घटनाएं हैं उसको हम कैसे कैलिब्रेट करेंगे? क्या वे उससे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यानी विश्व की सारी घटनाएं, इस अनंत ब्रह्मांड की सारी घटनाएं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्व हैं वे, और विराट से विराट जो तत्व हैं वे, ये सारी जो घटनाएं हैं, घटना चक्र की जो निरंतरता है, वह किससे जुड़ी हुई है? एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है? तो उसकी जो गणना है, वह क्या हम कोई एक दो घटना को के आधार पर उन सभी घटनाओं को बिल्कुल सही रूप से कैलकुलेशन कर सकते हैं? यह एक बहुत यक्ष प्रश्न खड़ा होता है। तो ऐसा कैलकुलेशन तो होते हुए अभी तो नहीं दिख रहा है कि हम सारी घटनाओं को उसकी पूरी समग्रता में कैलकुलेट कर सकें और उनके सारे रेस्पेक्ट में। अब अभी जो घटना यहाँ वर्तमान है, अब जैसे एब्सोल्यूट टाइम की बात न्यूटन ने की थी, जिन्होंने माना था कि जो हम यदि नहीं भी उस घटना को देख रहे हैं, परसीव नहीं करने, यानी कोई परसीवर नहीं है, उस घटना को कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी घटना तो घट ही रही है, वो तो घटेगी। तो क्या ऐसा है कि हमारे देखने से समय बदलता है? तो आइंस्टीन ने तो ऐसा ही कहा कि देखने से भी समय का बोध बदलता है, यानी जो ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से भी समय बदलता है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो जिन्होंने दिया आइंस्टीन साहब ने, तो उन्होंने तो ऐसा कहा कि घटना चक्र हमारे देखने से ही भी फर्क पड़ जाएगा। हम यदि सामान्य पृथ्वी पर जो तापमान, जो हम घटनाओं का क्रम देखते हैं, उसके आधार पर जो हम टाइम बनाते हैं, यही टाइम क्या स्पेस में भी लागू होता है? यही टाइम जो हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, वह टाइम जो स्थूल तत्वों के संदर्भ में देखते हैं, वह टाइम क्या एटॉमिक लेवल पर लागू होता है?
क्या सब एटॉमिक लेवल पर लागू होता है? क्या उससे भी जो सूक्ष्म तत्व हो सकते हैं, क्या जो डार्क एनर्जी की बात होती है, डार्क मैटर की बात होती है, क्या उसमें भी लागू होगा? कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? डार्क एनर्जी की जो घटनाएं हैं और उसका जो फोर्स है, उसके आधार पर जो क्रम बनेगा वो कैसे हम लागू करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यह काफी जटिल और करीब करीब असंभव जैसा प्रतीत होता है। तो सभी समय के लिए तो यह अनिवार्य है कि जितनी भी घटनाएं हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, विराट से विराट, तो पूरी घटनाओं की यह निरंतरता है, सीरीज है। जैसे कि जब हम सिनेमा देखते हैं तो जो स्टिल पिक्चर्स हैं, जो स्थिर तस्वीरें हैं, वो एक क्रम में चलती हैं, तो हमें एक मोशन का आभास होता है और उस मोशन से हम समय उसका सोच लेते हैं, तो वह जीवंत घटना मालूम पड़ती। तो यहाँ जो मोशन है जो अस्तित्व में, इस मोशन को भी हम एक दूसरे के रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं, तो हम एक समय का निर्धारण करते हैं। हालांकि वो एब्सोल्यूट नहीं होता, वो बिल्कुल सही नहीं होता, लेकिन एक व्यवहारिक होता है। तो यह व्यवहारिक काल है, व्यवहारिक समय है। यह शुद्ध रूप से यह समय नहीं है, और व्यवहारिक समय भी नहीं है, बल्कि समय की गणना है। समय तो क्या है अभी पता ही नहीं चला है, काल क्या है पता नहीं चला है, बस उसकी गणना है। और भी पूरे काल के नहीं, यह कुछ संदर्भों के काल की गणना है, या कुछ संदर्भों के कालखंड की गणना है। हम यहाँ जो कालखंड की गणना कर रहे हैं वही क्या ब्रह्मांड में लागू हो रहा है, वही क्या कई गैलेक्सीज में लागू हो रहे हैं, वही क्या सब एटॉमिक लेवल पर लागू हो रहे हैं, तो हम समझेंगे कि ऐसा कुछ लागू नहीं हो रहा है। और जब देखने के हिसाब से भी समय बदलता है, कोई मान लीजिए कि कोई उधर से आवाज़ देते हुए कोई गाड़ी हमारे से बगल से गुजरती है, तो उसमें शिफ्ट आ जाता है, उसके हिसाब से भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जो रेड शिफ्ट वगैरह कहते हैं, तो उससे हम कैलकुलेशन करते हैं कितने दूर से तरंगे आ रही हैं, तो घटनाएं का क्रम क्या होगा, तो समय का कैलकुलेशन क्या होगा, कितने समय में कौन सा स्टार कहाँ चला गया और कौन सी गैलेक्सी कहाँ चली गई, कौन से उपग्रह कहाँ चले गए, कौन से ग्रह कहाँ चले गए। तो रेडिएशन शिफ्ट के रेडियो जो तरंगे हैं उनके शिफ्ट से भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये जब वो शिफ्ट हो गए, वो कहीं और चले गए, तो हम क्या उसका लोकेशन जान पाए? तब तक तो वे कहाँ से कहाँ गए, वो तो हमारे एक अनुमान होगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस यहाँ तक पहुंचा होगा। तो वह जो कालखंड हम निकाले हैं, जिसको हम टाइम को निकालते हैं, तो डिस्टेंस को स्पीड से निकाल लेते हैं, डिस्टेंस को विभाजित करते हैं स्पीड से, उससे हम समय निकाल लेते हैं। तो यह जो फार्मूला है जिससे हम समय निकाल लेते हैं, यदि हम दूरी को अनंत बना दें और स्पीड को भी अनंत बना दें, तो समय क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगर हम दूरी को शून्य बना दें, कोई दूरी ही नहीं रह जाएगी, और स्पीड को हम कुछ भी रख दें, अगर दूरी शून्य हो जाएगी और स्पीड को कुछ भी रख दें, तो समय क्या हो जाएगा? वो भी इनकैलकुलेबल हो जाएगा। अब हम यदि समय को इस तरह से करें, कहा जाता है कि अगर इस लाइट के स्पीड से चलेंगे तो समय ठहर जाएगा, तो उस स्पीड से चलेंगे तो समय रुक जाएगा, तो क्या प्रकाश की आयु नहीं होगी?
क्या प्रकाश का क्षय नहीं होता है? क्या प्रकाश में बदलाव नहीं होते हैं? प्रकाश में तो बदलाव देखे जाते हैं। तो प्रकाश में बदलाव देखे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके भीतर बदलाव हो रहा है। इसका मतलब उसके भीतर काल कार्य कर रहा है। और जब उसके भीतर काल कार्य कर रहा है तो फिर प्रकाश स्वयं काल के चक्र में है। फिर वह काल से मुक्त कहां से हो सकता है? काल को हम लोगों ने एक आयाम माना, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को एक आयाम माना, उसी तरह से काल को भी एक आयाम माना, समय को, वैज्ञानिकों ने। और दार्शनिकों ने तो बस यही कह दिया कि काल तो बस हमारे दिमाग में है। यदि हम बेहोश हो जाते हैं और उठते हैं तो क्या हम काल बता सकते हैं? काल बोध होगा हमें कितना समय गुजर गया, कितना समय मैं बेहोश रहा, मैं बता नहीं सकता। एक और प्रश्न उठता है कि यदि व्यक्ति की यादें समाप्त कर दी जाए तो क्या काल बताया जा सकता है? बस हम तुलनात्मक रूप से ही तो काल बता पाते हैं। तो कहते हैं कि जो अतीत है वो यादों में है, और जो भविष्य है वह तो एक अनुमान है, एक संभावना मात्र है। और अतीत के बारे में कहा जाता है कि वह चूंकि घटना घट चुकी है, अब वह घटना सिर्फ स्मृतियों में है। चाहे उस स्मृति को हम पुस्तकों में दर्ज करके रखें, चाहे कंप्यूटर में दर्ज करके रखें, चाहे कोई वीडियो कैमरा बना के रख लें, या अपने दिमाग की यादों में रख लें, लेकिन ये मूलतः ये यादें हैं जो कि अब वर्तमान रूप में आ चुकी हैं इस स्थिति में। लेकिन क्या ये इतना सरल है? क्या हम जो पहले थे वो सिर्फ जो है, अब हम जो वहाँ से बदल करके अभी तक हो चुके हैं, तो ये बीच के जितने भी समय हमने गुजारे, क्या वे हैं या समाप्त हो गए? वो सिर्फ बदल करके अभी जो हम हैं बस यही रूप बन गए, या जो हम उस वक्त थे उसके कुछ अंश अभी भी अस्तित्व में हैं, मौजूद? यदि अभी भी वे मौजूद हैं तो इसका मतलब हो गया कि अतीत में भी हम हैं। यानी अतीत सर्वथा अतीत नहीं हुआ है, सिर्फ एक व्यवहारिक अर्थ में वह अतीत हुआ है। अभी उसकी कुछ विद्यमानता है हमारे अर्थ में, लेकिन वहाँ जो हम थे, तो वहाँ जो हमने निशानी छोड़ी, जो हमारी तस्वीरें छूटी या जो आवाज़ें छूटी, जो कुछ भी उस वक्त का छूटा, जो हम उस वक्त थे, जो घटनाएं छूटी, जिसके संदर्भ में हम थे, जिन अन्य सारी घटनाओं के साथ जो हम थे, वे क्या मौजूद हैं? हो सकता है कि वे वर्चुअल अर्थ में मौजूद हों, और ऐसी संभावना बनती है, क्योंकि इस अस्तित्व में विनष्ट तो कुछ होता ही नहीं। यह अस्तित्व शाश्वत है। तो हम जितनी घटना को जी चुके हैं, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि वह समाप्त हो चुका, हम टाइम का एक डायरेक्शन मानते हैं, एक एरो मानते हैं, एरो ऑफ टाइम आइंस्टीन कहा करते थे कि बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में समय चल रहा है, तो यानी अतीत जो है अब नहीं रहा, और यह जो वर्तमान है यह भविष्य में बदल जाएगा।
लेकिन आदि या अस्तित्व तो शाश्वत है, तो फिर अतीत में जो घटनाएं घटी तो वो समाप्त कैसे हो जाएंगी? तो फिर प्रश्न उठता है, फिर वे रहेंगी कहां? तो अतीत की घटनाएं अतीत लोक में रहेंगी, उसका एक अलग आयाम है। इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। इसीलिए जो है स्पेस जो है वो टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। यानी उस वक्त का जो स्पेस है जहां हमने समय गुजारा, वह स्पेस और इस वक्त जो हम अभी हैं यह स्पेस निश्चित ही दूसरा है। वह लोग दूसरा था, यह लोग दूसरा है। वह समय दूसरा था, यह समय दूसरा है। वह समय जो गुजरा वह समय अभी भी है, लेकिन हमारे संदर्भ में, हमारे रेस्पेक्ट में, इस रेफरेंस से वह अतीत लगता है। शाश्वतता तभी संभव है। अगर अतीत नहीं रहेगा तो फिर शाश्वतता कैसे संभव है? और जब हम इस अस्तित्व को शाश्वत कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अस्तित्व तो शाश्वत है, तो अस्तित्व यदि शाश्वत है तो जो अतीत है वह अभी भी है, लेकिन वो अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो अलग लोक में है। और जो भविष्य है, जहां हमें जाना है, हमें लगता है हम गए नहीं हैं, वहां का एक प्रोजेक्शन है जो हम हो सकते हैं, एक प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन तो साइंस भी करता है। आज के जितने भी तत्व हैं उसके आधार पर एक प्रेडिक्शन करता है। उसी आधार पर हमने घड़ी बनाई है, अन्यथा हम घड़ी कैसे बना सकते हैं? लगातार जो रिपीटिशन होता है कि किसी घटनाक्रम का, उसके आधार पर ही हम घड़ी बनाते हैं। हमने एक फ्रिक्वेंसी सेट कर रखी, इस फ्रिक्वेंसी पर, इस आवृत्ति पर ये दोहराई जा रही है, एक बीट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का बीट हो रहा है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बीट हो रहा है, सूरज, चांद, तारे ये घूम रहे हैं एक निश्चित रेट पर, एक निश्चित दर पर, एक उनका एक पेस है। उस पेस में बदलाव होते ही समय का बदलाव हो जाता है उसके ही रेस्पेक्ट में। लेकिन पूरे अस्तित्व का समय क्या होगा? पूरे अस्तित्व का जो समय होगा वही एब्सोल्यूट टाइम होना चाहिए। और वह अव्यक्त होगा, यानी उसको हम समय, कोई ऐसा तत्व नहीं होगा जिसको कि हम निकाल बाहर करें, तो उसकी सर्वव्यापकता होगी समय की। जैसे स्पेस की सर्वव्यापकता होती है आकाश तत्व की, उसी तरह से वह काल भी विभू होगा। और वह काल क्यों विभू होगा? क्योंकि जो बदलाव होते हैं वे बदलाव काल की वजह से ही हो रहे हैं। बल्कि यह कहना सही होगा कि जो बदलाव तत्व है, बदलाव की जो प्रेरणा है, जो गति है, वह काल का गुण है। तो वैशेषिक दर्शन ने काल को एक द्रव्य माना, 9 द्रव्य माने गए हैं, उसमें से काल को भी एक द्रव्य माना है। और जो काल जो द्रव्य रूप में है वह एक अस्तित्व के रूप में है, यानी वह सिद्धांत नहीं है। यानी जैसे सामान्य रूप से व्यावहारिक अर्थ में कह दिया जाता है कि जो घटनाओं के आपसे तुलनात्मक संबंध होते हैं संदर्भ में, उसके आधार पर काल हम निकाल लेते हैं, तो काल एक सिद्धांत, एक कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन वैशेषिक दर्शन का कहना है कि काल वो सिद्धांत नहीं है, बल्कि वह एक द्रव्य है। द्रव्य जो है वो द्रव से बना है, ध्रुवयत्त। उसका विश्लेषण, इसका विच्छेद इस तरह से होता है
और यह ध्रुव जो है वो गति के अर्थ में है, बदलाव के अर्थ में है। तो गुण और कर्म ये जो हैं ये काल के धर्म है। और ये जो गुण हैं सतरजतम, इनके विशेष अनुपात में जो इसमें जो गतियां आती हैं वो काल की ही प्रेरणा से आती हैं। तो काल को इसलिए परमात्मा भी कहा गया है। अब यह यहाँ पर एक सोचने वाली बात होगी कि यह जो अस्तित्व है यह प्रकट जब हुआ तो प्रकट होने के पहले भी तो यह था अव्यक्त स्थिति में। उस अव्यक्त स्थिति से यह व्यक्त हुआ तो वह काल के ही संदर्भ में व्यक्त हुआ, यानी काल की प्रेरणा से हुआ। और ये काल क्या है? ईश्वर की प्रेरणा से। एक काल वास्तव में ईश्वर ही है। ईश्वर का वह स्वरूप है जो प्रेरित करता है। तो ईश्वर के प्रेरित रूप को ही काल कह सकते हैं। और काल, जैसे वैशेषिक ने कहा कि काल एक द्रव्य है 9 द्रव्यों में से। और जैसे दिशा भी द्रव्य है, मन भी द्रव्य है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, तो ये सब जो द्रव्य माने गए उनमें से एक काल भी एक द्रव्य है। और काल की परिभाषा अगर उसको हम यदि देखते हैं तो इस अर्थ में अगर देखते हैं भाषा के अर्थ में, तो काल तो ऐसा है कि जो आकर्षित कर लेता है। आकर्षित करने वाले जो क जो है इसमें है, काल में जो क है वो आकर्षित करने के अर्थ में है। और किस में आकर्षित करता है? तो यहाँ जो ल है वो लोक के अर्थ में है। लोक के अर्थ में यानी स्पेस के अर्थ में। यानी यहाँ काल शब्द स्वयं अपने आप में ही, यहाँ संस्कृत में बहुत बढ़िया से एक एक वर्ण का मेल बिठाया गया है। तो जो स्पेस में स्थान विशेष पर जो आकर्षित कर लेता है वह समय है। तो कोई भी जो घटनाक्रम है वो किसी न किसी स्पेस में है। और जो पदार्थ हैं, पदार्थ अर्थात जो जिसकी प्रतीति होती है, जिसको पुद्गल भी कहते हैं, तो पुद्गल वो पदार्थ हो गया, उसके भीतर की जो प्रेरणा आती है, पदार्थ के भीतर की प्रेरणा जो शक्ति से आ रही है, और उस शक्ति की जो प्रेरणा है वह काल तत्व है। यानी पदार्थ तो एक ऐसा ठोस मॉडल हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपका जो बोसॉन्स जो हैं, जो क्वार्क वगैरह जो होते हैं, तो यह जो क्वार्क हैं ये एक तरह से मान लीजिए कि एक ढांचा बना लेते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब ढांचा बना लेते हैं। और उसके भीतर जो फोर्स काम करता है तो वह मान लीजिए कि शक्ति है। हालांकि शुद्ध रूप से तो संस्कृत में उसको शक्ति नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी समझने के अर्थ में कह लीजिए शक्ति है। उस शक्ति की जो प्रेरणा है वह काल है। यह काल वास्तव में शक्ति है। तो यह काल जो प्रेरित करता है, जो अव्यक्त स्थिति में है उसको व्यक्त करता है, और जो व्यक्त है उसको फिर अव्यक्त कर देता है।
स्थूल स्पेस में और सूक्ष्म स्पेस में ये प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं पुद्गल। तो काल एक ऐसा द्रव्य है, वह ऐसी प्रेरणा है शक्ति की, जिससे कि फिर निर्माण होता है तत्वों का। जो गुण है सतरजतम, वे गुण फिर आपस में मिश्रण करके अन्य तत्व को, अणुओं को बनाते रहते हैं। तो काल को भी अणु बनाया, कालाणु कहा जाता है। काल के भी अणु हैं, यानी काल एक ऐसा तत्व है जो अणु है। अणु का अर्थ हो गया कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जब हम वो देखते हैं, पता लगाते हैं, तो फिर भी वह बचा रह जाता है, वो पकड़ में नहीं आता, इतना सूक्ष्म होता है। तो कहने का मतलब है कि जो स्पेस है, उस स्पेस में काल तत्व भी मिला हुआ है, और वह इस तरह से मिला हुआ है कि वह सर्वव्याप्त हो चुका है। कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसके तहत वो नहीं है। और सिर्फ है ही नहीं, बल्कि जितने अन्य तत्व हैं उनसे वह लिंक्ड है। इसीलिए एक घटनाक्रम से अन्य घटनाओं के रेफरेंस हमें समझ में आ जाते हैं। यानी सारी घटनाओं के जो क्रम हैं वे हमें पता लगते हैं, और घटनाएं एक क्रम से हो रही हैं और होती आ रही है, और सारे स्पेस बनते आ रहे हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि स्पेस एक फिक्स्ड है और जो घटना है वे भी फिक्स्ड है, बल्कि ये सिर्फ एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने हम लोग जो स्पेस गुजर चुके हैं, वे स्पेस भी आज भी विद्यमान है, भले आज के रेफरेंस में वे पास्ट हो चुके हैं। और जितने भी तत्व थे और जो कालखंड था, वे सारे विद्यमान है। तो यह एटर्निटी है, यह पूरा अस्तित्व इटर्नल है। इटर्नल इस अर्थ में शाश्वत है, ये सदा था, सदा है और सदा रहेगा। और आगे आने वाले जो घटनाक्रम हैं वे भी निर्धारित ही है, लेकिन निर्धारित इस अर्थ में नहीं कह सकते हम कि हमने कोई ड्राइंग बना रखी है और वो ड्राइंग वैसे ही होगी। वो इस अस्तित्व के नियम गुणों के अनुसार से निर्धारित है, और उन सारे नियमों को चूंकि हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसके पूरे विज्ञान को हम नहीं जानते हैं, और इस कारण से हम लोग का जो प्रेडिक्शन होता है भविष्य के विषय में, जो भी अनुमान लगाया जाता है, पूरा ज्योतिष शास्त्र जो है इसी अनुमान पर लगातार शोध कर रहा है कि किन किन चीज़ों को पकड़ लें, किन नक्षत्रों को पकड़ लें, किन ग्रहों को पकड़ लें कि हम एक सटीक अनुमान लगा सकें। उसी तरह से साइंटिस्ट भी सोच रहे हैं किन किन फैक्टर के किस किस कॉम्बिनेशन को पकड़ लें कि एक सटीक अनुमान लगा सकें और हम भविष्य में झांक सकें, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लें। लेकिन हम सिर्फ एक अनुमान लगा के रह जाते हैं। वे घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, परंतु वे हर समय हो जाएं और वैसे ही हो जाएं, ठीक वैसे ही हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। हम कह देते हैं कि वर्षा होगी, लेकिन कितनी दूरी में होगी और किस किस जगह पर कितनी कितनी होगी, कितनी देर तक होती रहेगी, कितनी मात्रा में होती रहेगी, कितना किलो पानी पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर कितना पानी पड़ जाएगा, किस किस सेंटीमीटर में कितना कितना पानी पड़ेगा, ये हम नहीं बता पाते हैं। क्योंकि इतने इतने कारकों का कैलकुलेशन संभव नहीं है, और हमारी मैथमेटिक्स फेल हो जाती है वहाँ, क्योंकि यह अस्तित्व अनंत है, और इस अनंत अस्तित्व में अनंत कारक हैं। उन सभी का आपस में जो अनंत संबंध है, और उन सारे संबंधों को जानना और उसके बाद उनके प्रभावों को जानना,
वो असंभव है। इसीलिए भविष्य सदैव कुछ अनुमान के तौर पर मोटे अर्थ में कुछ कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सटीक कभी नहीं कहा जा सकता। उसी तरह से जो अतीत की घटनाएं हैं वे भी सटीक रूप से नहीं कही जा सकती, मोटे तौर पर ही कही जा सकती हैं। हम आज भी नहीं जानते कि जो पीछे की घटनाएं थी वे सटीक कैसे घटी थी, उसमें सटीक क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कितने तक हुआ था, हम सब कुछ नहीं जान सकते। और आज जो हो रहा है इसको भी हम नहीं जान पा रहे हैं। तो जो वर्तमान को भी हम जब नहीं जान पा रहे हैं, भविष्य को नहीं जान पा रहे हैं, अतीत को नहीं जान पा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि यह अस्तित्व अनंत है, इसके कारक अनंत हैं, उनके कॉम्बिनेशन अनंत हैं और उसके प्रभाव अनंत हैं। तो हम इसे नहीं जान पा सकते हैं। तो इसीलिए काल को जानना संभव नहीं है। उस काल को जो कि वो शाश्वत काल है, और यह जो काल है व्यावहारिक काल, जो उस कालखंड के कुछ क्रमों को और कुछ पैचेज में जानना, यह जो है हमारी गणना है होती है, जिसमें कि हम घड़ी बना लेते हैं, कैलेंडर बना लेते हैं, मुहूर्त बना लिए, दिवस बना लिए, घंटा सेकंड सब बना लिए, वर्ष बना लिए, अयन बना लिए, फिर और भी आगे हम 1000 वर्ष, लाख वर्ष करके एक स्केल बना लेते हैं। फिर हमने प्रकाश वर्ष का भी एक स्केल बना लिया है। तो बड़े स्तर पर भी हमने स्केल बना लिया है, छोटे स्तर पर भी स्केल बना लिया है, एटॉमिक क्लॉक भी बना लिया है, लेकिन हम काल को वास्तव में नहीं जान पाए हैं। उसके कुछ खंडों को पैचेस में हम वो करते हैं। वास्तव में यदि काल जो है वह उस तत्व का नाम है जो हम प्रेरणा पाते हैं कि जहाँ से यह अस्तित्व प्रकट हो रहा था, और यह अस्तित्व जहाँ लीन करेगा, और इस अस्तित्व को लगातार प्रेरित करके बढ़ाना या इसको तोड़ना, संयोगित और वियोजित करना, ये दोनों ही काल का ही काम है। उसके ही यह गुण धर्म है। और यह कालखंड, काल के बारे में वास्तविक जानकारी तब होगी, वास्तविक ज्ञान बोध तब होगा जब हम स्वयं अपने भीतर जब प्रवेश करते हैं। क्योंकि यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स हम होते हैं, यहाँ बीच में और कोई भी नहीं होता। और जब बीच में कोई नहीं होता तो वह छवि नहीं होती है। हम जो कुछ भी इमेजेस पाते हैं, जो भी स्पेक्ट्रम से हम देख रहे हैं, वो बाहर के इमेजेस हैं, तो वह एक छवि मात्र है और वह हमारे दिमाग में उतरती है। तो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ हम छवि का अध्ययन कर रहे हैं, और तब वो वास्तविक घटनाओं का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। बीच के माध्यम में कुछ भी बदलाव होने से कुछ भी होता है। तो जिस वक्त ऐसा होगा कि हम जिस तत्व को महसूस कर रहे होंगे, जिस स्पेस को, जिस तत्व को, और जिस मोमेंट, जिस क्षण, यानी वहां पर काल की बात कर रहा हूं, उस वक्त हमें उसका एहसास होगा, यानी काल का एहसास होगा। काल का एहसास उस समय ही हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जिस वक्त हम जो बदलाव हो रहे हैं, तो उस बदलाव की जो प्रेरणा है, सूक्ष्मतम प्रेरणा, उसको महसूस कर सके। यानी उत्पन्न की स्थिति आप समझ लीजिए। जहां बदलाव हो रहे हैं इसका मतलब उत्पन्न की स्थिति। और वे बदलाव चाहे उत्पन्न होने में हो, चाहे लीन होने में हो, चाहे क्षीण होने में हो, चाहे उत्पन्न होने में, दोनों ही स्थितियों में जो बदलाव हो रहे हैं वहां पर काल की प्रेरणा होती है। और उसका साक्षात सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर ही किया जाना संभव है, किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए वह संभव नहीं है। इसलिए हम काल तत्व को नहीं महसूस कर पाते हैं।
काल तत्व को महसूस किया जा सकता है सिर्फ चेतना से ही, और वो भी परम चैतन्य अवस्था में ही, अन्यथा इसे महसूस नहीं किया जा सकता। अब काल को जो ऐसा समझते हैं कि क्या हम पीछे जा सकते हैं काल में, क्या हम आगे जा सकते हैं काल में, तो ये काल की गणना को इस समय कंसिडर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि काल की गणना अलग है और काल अलग है, तो और एक जगह के काल की जो गणना है वो दूसरी जगह की काल की गणना वही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसके संदर्भ में ही दूसरे को देखते हैं। तो अगर अस्तित्व शाश्वत है तो हम पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, और जहाँ है वहाँ तो है ही, और एक साथ सब जगह हो सकते हैं। यानी एक साथ ही हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों में हैं, और भूत में भी जा सकते हैं, भविष्य में भी और वर्तमान में भी। लेकिन ऐसा सिर्फ जो है थियोरेटिकली ही संभव मालूम पड़ रहा है। वास्तव में हम एक साथ तब हो सकते हैं जब हम उस काल जो तत्व है उसमें हो, तो न कि काल के प्रभाव को। ये जो बदलाव देखते हैं हम, तो ये काल के प्रभावों को कितनी देरी में कैसे किस गति से हो रहा है, बस उसको हम आंकते हैं। हम वास्तव में गतियों को ही आंक रहे होते हैं, जो कि काल का धर्म है, न कि काल को। तो एक के संदर्भ में दूसरे को आंकना में काल की गति को ही आंकना होता है। काल तत्व को आंकने के लिए क्या है कि काल तत्व का साक्षात्कार चाहिए, और काल तत्व का साक्षात्कार मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब का साक्षात्कार हो जाना, और वह अवस्था कालातीत कहलाती है। वह काल से परे की अवस्था हो जाती है। यानी काल तत्व का साक्षात्कार करने के बाद ही कोई कालातीत होता है, कोई परमात्मा का साक्षात्कार करता है। जब तक काल में बरतता है वह, तब तक वह समय में और तुलना में और सापेक्षिक अस्तित्व में ही बरतता है। लेकिन ये पूरा अस्तित्व जो सापेक्षिक है, इस पूरे अस्तित्व का सापेक्ष क्या है? यह एक बहुत यक्ष प्रश्न है। पूरे सापेक्ष अस्तित्व का जो सापेक्ष है वह काल है, और ये इस अस्तित्व के भीतर में जो एक एक घटना से दूसरे घटना का जो सापेक्षत्व है, यह काल का स्थूल स्वरूप है, जिसकी हम गणना कर लेते हैं। वास्तव में हम यहां पर काल के प्रभाव के, काल के गुणों की गणना करते हैं, काल की नहीं। काल की गणना कर ही नहीं सकते। तो क्या भविष्य में और अतीत में जाया जा सकता है? तो यह तो काल के गणना की बात हो गई। जब हम काल में प्रवेश करते हैं तो फिर भूत भविष्य वर्तमान जैसी कोई बात रह ही नहीं जाती है, क्योंकि वहां काल के प्रभाव को नहीं, काल का ही हमने साक्षात किया। और काल के प्रभाव का जब हम साक्षात करेंगे तो फिर कई सिनेमा वगैरह में दिखलाया जाता है कि पीछे गए, पीछे से इधर प्रभावित कर दिए, आगे गए, इधर अभी वर्तमान को प्रभावित कर दिए। तो ये साइंस फिक्शन जो पिक्चर बनती है, इन सब में ये सब कॉन्सेप्ट दिखलाए जाते हैं, परंतु काल में जा कौन रहा है, जा कौन सकता है? क्या यह जो भौतिक हमारा अस्तित्व है, यह भौतिक अस्तित्व स्थूल है? तो जब यह स्थूल है तो यह समय को बीट नहीं कर सकता है। समय को बीट करने के लिए, यानी हम आगे या पीछे हो सकें, इसके लिए यह जरूरी है
कि हमारा यह अस्तित्व, जो भौतिक अस्तित्व होते हैं, जिनके आकार प्रकार होते हैं, उससे आगे जाए। तो आकार प्रकार में जब हम इतने सूक्ष्म हो जाएं कि हमारा आकाश तत्व सिर्फ काल तत्व और हमारा जो पुद्गल है वो वैसा ही रह जाए, वैसा ही रह जाए, क्या मेरा मतलब है कि सिर्फ वही सब रह जाए, इतना सूक्ष्म हम हो जाए। तो आइंस्टीन तो कह रहे कि पदार्थ प्रकाश हो जाएंगे तो समय शून्य होगा, लेकिन प्रकाश हो जाएंगे तो फिर हम प्रकाश को ना महसूस करेंगे, काल को नहीं महसूस करेंगे। एक प्रकाश को ही महसूस करेगा ना। प्रकाश की गति से चल के हम प्रकाश हो जाएंगे, लेकिन इससे हम काल नहीं महसूस कर सकते। और इसका अर्थ हो गया कि हम काल में आगे पीछे नहीं जा सकते प्रकाश की गति से चल के। उसके लिए हमें इतना सूक्ष्म होना पड़ेगा कि काल और स्पेस और पुद्गल, इन तीनों का भेद नहीं रह जाए, ये अभेद्य हो जाए। उस स्थिति में ही यह संभव हो सकता है। और उस स्थिति में ये जो है, ये सूक्ष्म जो हमारा शरीर है या ऊर्जा है वह, या ये स्थूल शरीर है या पदार्थ है, ये फिर कहाँ रह जाता है? ये नहीं रह जाता है। तो वैसी स्थिति में हमारा जाना शब्द भी कैसे संभव होगा? क्योंकि जाना फिर क्रिया है और वह फिर समय के तहत है। तो जब समय के तहत होगा तो फिर वह संभव ही नहीं होगा। हमें पदार्थ को महसूस नहीं करना है, हमें काल तत्व को महसूस करना है। और काल तत्व को जब महसूस करेंगे तो वहाँ फिर जाने की बात नहीं होगी, क्योंकि जाने की बात जैसे होगी वैसे समय आ जाएगा। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या समय को रोका जा सकता है? ऐसे भी सिद्धांत आए हैं। जैसे गीता में भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था युद्ध स्थल पर, तो कहा गया कि समय को रोक दिया गया। समय को रोक देने का मतलब क्या हो जाएगा कि हर चीज रुक जानी चाहिए। फिर तो हवा की गति भी रुक जाएगी, फिर अर्जुन सांस कैसे ले रहा था, फिर संवाद कैसे हो रहा था, क्योंकि बातचीत नहीं हो सकती है, क्योंकि ध्वनि की तरंगें कैसे चलेंगी जब समय रुक जाएगा। तो यदि भगवान ने समय रोक दिया था तो फिर संवाद भी रुक जाएगा, संवाद भी नहीं हो सकता, फिर शरीर की धड़कनें रुक जाएंगी, फिर खून का वेग रुक जाएगा, हर चीज रुक जाएगी, क्योंकि हर चीज समय से जुड़ा हुआ है। तो किसी घटना के क्रम को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम उसके संदर्भ में अन्य चीजों को देखें। तो यदि हम समय रोक देते हैं तो अन्य उससे संदर्भित सारी चीजें ठहर जाती हैं। तो इसलिए काल को रोकना संभव नहीं है, काल नहीं रुक सकता। हाँ, तो फिर अर्जुन को भगवान ने क्या कर दिया? तो उस काल द्रव्य जो तत्व है वहां पर ले जाते हैं, और वहां पर ले जाते हैं तो उसको उस संदर्भ में ही उसको रोकना कहा जा सकता है। लेकिन शुद्ध रूप से वो काल रुकना नहीं हुआ, बल्कि काल का अतिक्रमण हुआ। जो काल की गणना है इसका अतिक्रमण। तो काल की गणना का अतिक्रमण करके काल तत्व में ले गए, और वहां से अर्जुन को उन्होंने दिखाने की बात की। तो और वहां ले गए अर्जुन को, तो क्या हो गया? अर्जुन को क्या शरीर से ले गए? नहीं। क्या मन से ले गए? नहीं, क्योंकि ये सब जो है ये सब कालखंड के तहत ही आ जाएंगे। तो काल से परे की जो सत्ता है उसको ले गए वे। तो अर्जुन के भीतर, हमारे भीतर काल से परे की सत्ता क्या है? काल के परे की सत्ता सिर्फ आत्म तत्व है। तो आत्म तत्व को उपदेश दिया उन्होंने
एक अर्थ में। और उपदेश दिया मतलब बोल के उपदेश नहीं दिया। वह जो शाश्वत ज्ञान है, जो कि बहता नहीं है, जो कि है ही है। जब भी कोई चीज बहेगी तो वह काल के तहत आ जाएगी, धारा के तहत आ जाएगी। तो वह जैसे काल तत्व तो शाश्वत है, उसी तरह से ज्ञान तत्व भी शाश्वत है। तो उस शाश्वत तत्व, उस ज्ञान तत्व तक जो है हमारा जो आत्म तत्व है, जो कि एक अर्थ में आप समझ सकते हैं जो पुद्गल तत्व है, उसी का काउंटर पार्ट है, यानी अस्तित्वगत मामला जो है। तो यह आत्म तत्व उस स्थान तत्व, स्पेस को, और वह जो ज्ञान तत्व है, ज्ञान तत्व के अंतर्गत ही काल तत्व प्रेरणा करता है। क्योंकि काल गति को प्रेरित करता है, परंतु किस गति के लिए करेगा, कैसी गति को करेगा, किस सिद्धांत के तहत करेगा, आखिर किस सूचना के तहत करेगा। तो वो सूचना जो है काल तत्व में ज्ञान तत्व है। काल तत्व से सूक्ष्म हुआ है ज्ञान तत्व। यह इसको जानकारी से नहीं समझना चाहिए। तो काल तत्व के अंतर्निहित जो है ज्ञान तत्व है। उन सूचनाओं को ही काल तत्व फैलाता है, प्रेरित करता है। तो भगवान वहां ले गए। तो काल तत्व और ज्ञान तत्व का ऐसा संबंध है। तो आज काफी जटिल हो चुका है वीडियो। तो मैं समझता हूँ काल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण उपदेश हो गए। आज वीडियो लंबा है लेकिन महत्वपूर्ण था, और इसकी एक निरंतरता होनी चाहिए थी। ब्रेक करके छोटे छोटे वीडियो बनाता तो हो सकता है कि आप समझ में भी नहीं आ पाता। इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे वीडियो लंबा होने के कारण, क्योंकि यह अनिवार्य था। इसलिए आप लोग हमारी स्थिति को समझते हुए थोड़ा सा हमें आप क्षमादान देंगे। तो आज इतना ही। ओम हरि।